विपक्ष क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। राजीव जी, आज की उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें ये है कि जो झूठे वादे किए जाते हैं हर साल बजट में, जो बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो तथ्यों के साथ बोलूंगा। अर्बन डेवलपमेंट पर 1 लाख करोड़ उन्होंने रखा था, अभी तक वो पॉलिसी ही नहीं बनी। 1 साल हो गया, दूसरा बजट का आ गया। जो उन्होंने इंसेंटिव देने की बात कही थी वो हुआ नहीं। देश के स्वास्थ्य और शिक्षा का इतना बेहाल है। ये सरकार कहती है आंकड़ों के खेल से कि महंगाई नहीं, इन्फ्लेशन है ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कभी गांव में जाती है, उस किसान से पूछे, गरीब किसान से जिसकी बेटी की शादी करना है। 2019 में सोने की कीमत, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि इनकम उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। चैलेंजेस हैं, हाँ। इनकम बढ़नी चाहिए थी ना। किसानों की आय दोगुनी करने की बात इसी सरकार ने कहा। जिस किसान की बेटी की शादी करना है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खून निकल रहे हैं, जाकर पूछे कि महंगाई है कि नहीं है। जो सरकारी स्कूलों में देखिए, किसी भी देश का तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उसका एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर मजबूत ना हो। सच्चाई ये है कि आज मैं तो शिक्षा की कमेटी में हूं, मैंने वहां भी सवाल उठाया, सदन में भी उठाऊंगा। 9,85,000 तो खाली प्राइमरी टीचर की गवर्नमेंट में वैकेंसीज है। आपके कोई ऐसे संस्थान नहीं है जहां आपके 50% से ज्यादा आपने रेगुलर वो किया है। अब एक उदाहरण दूंगा, यहाँ केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ सब कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। एक ही क्लास में अगर आपके बच्चे को कोई 8वीं का टीचर फुल टाइम पढ़ा रहा हो, एक कॉन्ट्रेक्चुअल हो, उसके सैलरी में 3 गुना हो और उसको इनसिक्योरिटी को अगले साल कंटिन्यू करूंगा या नहीं, तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस समय देश के हर आदमी के ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ऐतिहासिक रूप से कर्ज है। कर्ज चलो ठीक है, कर्ज भी लो, देश के ऊपर कर्जा भी हो, लेकिन दैट शुड गो फॉर रियलिस्टिक डेवलपमेंट। अब आप ये मान रहे हैं कि रियलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ उमेश जी भी हमारे साथ कैपिटल सोवरेन के एमडी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपने सुना राजीव जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये पेपरों में दिखाए गए आंकड़े और जमीन और धरातल पर जो हो रहा है, उन दोनों में किसी तरह का कोई समानांतरता नहीं है। आप भी ये मानते हैं? काफी हद तक सच बोल रहे राजीव जी। मैं भी अभी सर से यही बात कर रहा था कि पॉलिसीज और सारे हमारे विजन्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन जब तक वो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। आज हम 4 साल से बात कर रहे हैं कि हमें कंजम्पशन इकोनॉमी से बढ़ के प्रोडक्शन इकोनॉमी में जाना है या हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, लेकिन वो होगा कैसे? उसके लिए पॉलिसीज आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक ये काम नहीं होगी इसको पूर्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं। 2 लोग अब तक ये बात कह चुके हैं। रूपिका जी, देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि इस समय हमें अपना माइंडसेट, अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। देखिए, माननीय सांसद जी ने भी कहा, सर ने भी कहा, मैं बड़ा सीधा सीधा पूछ रही हूँ, तो क्या फिर पॉलिटिक्स के चलते आप लोग क्या सब्सिडीज देना बंद करेंगे? ये रेवड़ी बांटने की इस सरकार ने तो नहीं मुहिम शुरू करी थी ना सर। सर देखिए, मैं 1 मिनट पूरा बोल रही हूँ। आप बोल रहे थे कि ग्राउंड पे आने के लिए सर जो चेंजेस की जरूरत है, आपने कहा एजुकेशन बढ़ाइए, मैं आपकी सारी बातों से वाकिफ रखती हूँ, लेकिन आज अगर एक आम नागरिक को बोला जाए कि अपनी टैक्स दरें बढ़ा दीजिए, जो आप जापान का एग्जांपल देते हो, जो आप कोरिया का, वियतनाम का, चाइना का, इनका एग्जांपल्स देते हो, सर वो डेमोक्रेसी नहीं है। यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट। 1 सेकंड, मैं बड़ी खबर दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। देखिए, कैबिनेट कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये जानकारी आपको देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां जहां यहाँ विजय चौक पर हम खड़े, बिल्कुल बगल में संसद भवन है और यहीं पर कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 10:18 इस वक्त हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये खबर आएगी कि मोहर लग चुकी है और उसके बाद वो वक्त आएगा जब बजट का ऐलान करना शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको देना चाह रही थी। जी दीप्ति जी, जल्दी। जी बिल्कुल, जैसे हम भी कह रहे हैं बार बार, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी रूबिका, राजीव जी आपके साथ हैं वहाँ पर। राजीव जी, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। राजीव जी आपके साथ हैं वहाँ पर। ये राजीव जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि स्कूल के टीचरों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं या उसमें कमी पड़ रही है, तो फिर क्या सारी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि ये जो फ्री ट्रांसफर होता है, कैश ट्रांसफर, इस पर रोक लगाई जाए, पहले वो दूसरे काम किए जाएं? ऑलराइट, वहां से इस बीच एक सवाल आया है राजीव जी आपके लिए कि तो क्या आप लोग सारी की सारी पार्टियां मिलकर ये जो रेवड़ी कल्चर की अभी दीप्ति बात कर रही थी, ये फ्री कैश जो दिया जाता है और डायरेक्ट ट्रांसफर जो फ्री किया जाता है, उस पर आप लोग सब एक साथ मिलकर? व्यक्तिगत रूप से जान करता हूँ, मेरी पार्टी भी बहुत हद तक इस बात से सहमत है। अब जैसे बिहार का चुनाव हो रहा है,
कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो गया है, चुनाव के दौरान वोटिंग शुरू हो गई है, पैसे खाते में जा रहे हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तब तो जो पार्टी सरकार में नहीं रहेगी कुछ कर ही नहीं पाएगी। हर समय दे दीजिए, इस पर एक कंसेंसस बनना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक साल, जिस साल चुनावी साल हो, ये जो कैश ट्रांसफर चुनाव से कोई समय सीमा निर्धारित कर ली जाए। चुनाव से ठीक चुनाव के दौरान जो बिहार में हुआ, नंगा नाच हुआ, that is not acceptable and this is not good for any democracy. You can't just bribe the voters and for उनको गरीब रखो जिसके लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखते हो, और अकाउंट में 10,000 रुपये डालना शुरू कर दो। चुनाव शुरू हो गया और ये चुनाव आयोग यहाँ खामोश रहे। कभी ऐसा सुना था आपने अपनी पत्रकारिता में सुना था कि चुनाव जब वोटिंग शुरू हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, तब खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? आपने लेकिन ये झारखंड में भी होता है, ये महाराष्ट्र में भी होता है, और इसीलिए एक बड़ा सवाल कि इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के वहां से भी किशोर ने ये सवाल पूछा। राजीव जी, आपको एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का, आप लोग सारी पार्टियां मिलकर ये एक बिंदु क्यों आगे नहीं रख देते और उस पर मुहर लगा देते कि कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, इस तरीके के बेनिफिट्स जो फ्री कैश है वो नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सहमत हूँ। खास नहीं, फ्री कैश जब जरूरत पड़े, आपदा आए, कोई जरूरत पड़े, कुछ ऐसी हो तो आप दीजिए, उसको स्कीम में, रेगुलर स्कीम में रखिए, या आप अनाउंस कर दीजिए कि जनता लेट द वोटर्स डिसाइड। लेकिन जब चुनाव शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन इश्यू हो गया है, वोटिंग शुरू हो गई है, एंड टाइम पर आप कभी किसान सम्मान निधि के नाम पर पैसा डाल दीजिए, कभी लाडली बहना के नाम पर पैसा, जो बिहार में हुआ वो तो एकदम लास्ट फेज में हुआ, एकदम लास्ट पेज में 10,000 रुपये सबके अकाउंट में डाल दीजिए। एक गरीब के लिए 10,000 की कीमत आप जानती हैं, आप तो ऐसा नहीं कि जमीनी पत्रकार हम लोग तो वहाँ थे। 10,000 उनके लिए बहुत माने रखते। गांव में पत्रकार जाती रहती है, मैं देखता रहता हूँ, यू नो द रियलिटी। वो तो माइंड वॉश करने के लिए छड़ी पेन किलर की तरह काम करेगा, लेकिन डायग्नोसिस तो नहीं हुआ ना, ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। उस चीज को दूर किया जाए। उस जितने मैं अभी जो बोल रहा था कि कर्ज बढ़े, कोई बात नहीं, कर्ज होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, रियल डेवलपमेंट में हो, आप उसको चुनाव में पैसे बांटते रहे। हमारे यहाँ तो 5 साल चुनाव होता रहता है, हर साल केंद्र सरकार कहीं कभी यहाँ स्कीम। तो फिर राजीव जी, इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? यूज कर रहे हो दोनों, तो इसका मतलब एक ही बार बांट दो सब। नहीं, हाँ, आप क्या कहना चाहती है? आप क्या कहना चाहती है कि ठीक है, बार नहीं बांटेंगे? इलेक्शन से पहले नहीं सर, कंसेंसस ये बनने की जरूरत है कि देना ही नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूरी सुनी नहीं, आप नहीं होना चाहिए। सुनी नहीं मैंने ये बोला कि मैम ने रूबिका जी से कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये कंसेंसस होना चाहिए। और खास तौर से चुनाव से इन मौके पे जो पैसा दिया जाता है, उसका मकसद किसी को मजबूत करना या किसी को स्वावलंबी बनाना नहीं होता है, उसका एकमात्र मकसद होता है पैसे दो और वोट लो। लेकिन ये बात तो सही है, बेबाकी से राजीव राय ने, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ संसद भवन में अब राजीव जी को जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव राय, यहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद, जो ये कह रहे थे कि हाँ, एक कॉन्सेंसस बन जाना चाहिए, इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन वो वही बात हो जाती है ना कि आपको अपने पार्टियों की तरफ से दी जा रही फ्रीबीज नहीं दिखती है, दूसरे राज्यों में दी जा रही फ्रीबीज, और इसमें नुकसान किसका होता है? टैक्स पेयर का होता है। नुकसान किसका होता है? आम आदमी का होता है, जो चाहता है वो जो दिखती हैं, जो दिखती हैं वो ये कहा जाता है कि ये तो इससे तो आगे चल के और इकोनॉमी बढ़ेगी, इसलिए ये दिया जा रहा है। लेकिन वो कितनी बड़ी, उसका कोई आकलन नहीं है, कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, कोई ऑडिट नहीं हो रहा है कि जो फ्रीबी मिला या जैसे अगर बिहार में ये 10-10 हजार रुपए की बात हुई, अब इसका क्या कोई ऑडिट होगा कि इससे बिहार की इकोनॉमी आगे कितनी बढ़ी? वो ऑडिट हो तब भी बात समझ में आती है। रूबिका, और किशोर यहाँ पर जो बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जैसे समीर चौगाकर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर किशोर ये कह रहे हैं कि इसका आकलन थोड़ी हो पाता है कि 10,000 रुपए दिए तो उसने जीडीपी में कितना मदद किया, उस 10,000 रुपए का क्या हुआ, या उस 1,400 रुपए का, 1,200 रुपए का जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में महिलाओं को। हाँ, हम ये जान रहे हैं कि सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन उसका जीडीपी में क्या योगदान है, उसको अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया। समीर जी, निश्चित रूप से बात सही है कि भाई उससे भी जो 1,000 रुपए, 1,500 रुपए या 2,000 रुपए दिया था, उसका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत स्पेसिफिकली किसी रिपोर्ट में नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है ये छोटी छोटी मदद भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। यह बहुत सूक्ष्म योगदान होता है जीडीपी के अंदर, जो हमें नजर नहीं आता है कई बार। और मुझे लगता है कि अभी राजीव राय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो भी चले गए हैं संसद में, लेकिन वो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक का जो शासन रहा था 10 साल का,
उसमें कैसे पॉलिसी पैरालिसिस था, क्या डिसीजन नहीं होते थे। और 2014 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और उसके अंदर रूबिका इसमें चॉइस की बात है ना, पैसा आपके पास लिमिटेड है, तो ये चॉइस की बात है। अगर चॉइस ये है कि आपको टीचर हायर करने हैं या आपको सीधा कैश ट्रांसफर देना है, आपने सीधा कैश ट्रांसफर कर दिया और टीचर कम हायर किए। टीचर हायर किए होते तो जीडीपी में कितना योगदान होता, और अगर कैश ट्रांसफर कर दिया तो जीडीपी में कितना योगदान हुआ। इसकी चॉइस की बात है, इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट से पहले अशोक सिंह साहब यहाँ पर राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी नमस्ते, विराजिए सर, आइए। आप संसद भवन जा रहे हैं, उससे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं, क्या आज आपकी उम्मीद रहने वाली है? मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कीमत गिर रही है, और आपने देखा होगा कि सोने चांदी की हालत ये है, जिसमें कहा जा रहा था कि मंगलसूत्र छीनते हैं, तो एक्चुअल मंगलसूत्र जनता का, गरीबों का कौन छीन रहा है, ये अभी सबके सामने है। चांदी मतलब गरीब आदमी, सोना तो पहले ही उसकी पहुंच से दूर था, अब तो चांदी भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। शादी विवाह में वो कैसे, किस तरह से सोना चांदी अपने बेटियों को या और अपने परिवार के लोगों को दे पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत 58 रुपये मनमोहन सिंह जी की सरकार में थी, आज 92 रुपये है। तो इससे हालत, दूसरा 55 लाख करोड़ का भारत सरकार पे डेफिसिट था, जो आज बढ़ के 180 लाख करोड़ हो गया है। तो इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति समझी जा सकती है। ये बजट, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आम जनता को कोई रिलीफ दे पाएगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। एक बार बस दर्शकों को ये बता दूं कि सारे कैबिनेट मंत्री इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कैबिनेट बैठक के लिए जा रहे हैं। बस अब कुछ देर का और इंतजार करना है और फिर बजट पर मुहर लगेगी और फिर 11 बजे निर्मला सीतारमण उस पर अपना भाषण देना शुरू करेंगी। लेकिन अशोक जी, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जितनी भी रेटिंग एजेंसीज दुनिया भर की इंटरनेशनल है, उनको बड़ी उम्मीद भारत में दिखाई दे रही है। 7.2, 7.5, 7.8 अनुमान लगाया जा रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ का। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसानों के लिए कितनी बड़ी बातें कही गई थी कि किसान को हम लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान की जो प्रॉफिट है उसको दुगना करेंगे। 11-12 साल होने को इस सरकार को आ गए हैं, क्या हुआ है आप बताइए। एमएसपी कानून की बात कही जा रही थी, एमएसपी कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस देश में हो रहा है तो किसानों का हो रहा है, गरीब मजदूरों का हो रहा है। उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था आज तक इस 12 सालों में नहीं हुई है, ऐसा हम लोगों का मानना है। अशोक जी यहाँ पर मौजूद थे, थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और अब आप संसद जाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरती हैं या फिर देश की उम्मीद पर खरा उतरती है निर्मला सीतारमण। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। और अब आपको बता दूं, देखिए हलचल बहुत तेज हो चुकी है। अब वहां पर कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को आप देख रहे हैं जो इस बजट के उस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ देर में इस पर मुहर लगाई जाएगी। पीएम की तस्वीर ऑन एयर, पीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी और उन्होंने भी जिस तरीके के भारत का सपना देखा हुआ है। अभी जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने क्या कहा था कि इस सदी का 1/4 हिस्सा जा चुका है और अब हम दूसरे क्वार्टर में पहुंच रहे हैं और उसी दूसरे क्वार्टर का पहला बजट निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। और बहुत से चैलेंजेस लेकिन बहुत सारी उम्मीदों के साथ। उमेश जी, वो चैलेंज तो हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन वो कौन सी उम्मीद है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और भारत को फिर कोई रोक नहीं सकता है 2047 तक, या फिर शायद उससे पहले ही डेवलप्ड नेशन के उस लिस्ट में आने में? बात कर रहे हैं कंजम्पशन इकोनॉमी से बढ़ के हमें जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में जाना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस को लेके हम काफ़ी अपने स्वदेशी कंपनियों को बहुत तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, फंड सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं ऑर्डर से सपोर्ट कर रहे हैं।
ये सारे सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के जीडीपी को ग्रोथ देगी, हमें 2047 का जो हमारा सपना है विकसित भारत का, उस पर हमें सपोर्ट देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम काफ़ी देख रहे हैं, सो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रा डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं हम इस बजट में इस तीनों जगह पे हम देखेंगे कि इस बार कैपिटल आउटले काफ़ी रहेगा इन जगह पे। हमारी जो बड़ी चैलेंज अभी आ रही है वो फिजिकल डेफिसिट को लेके आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें कैपिटल आउटले के साथ साथ फिजिकल डेफिसिट भी बैलेंस करना है। हमें ऐसा नहीं हो कि यार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण फिजिकल डेफिसिट को फोरगो एक्सपेंडिचर रूबिका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसी चीजों में निवेश जिससे आगे जीडीपी को फायदा हो, ये लेने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा हटाना पड़ेगा ना, या तो परसेंटेज कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत जो काम बजट का जो है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। मैं क्विक राउंड यहाँ पर भी और आपसे भी वहाँ पे बोलूंगा कि लोगों से पूछ लें पहले। यहाँ पे मैं एक करना पड़ेगा ना इसे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक क्विक राउंड ले लेता हूँ, फिर आप ले लेना वहां पे कि अगर कोई परसेंटेजेस चेंज करनी है, हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ परसेंटेज बढ़ानी है, तो आप बताइए मुझे कौन से सेक्टर में ऐसा खर्चा हो रहा है जिसका कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं। देखिए, मैं ना उससे पहले बड़ी अभी सोच रहा था जब आप सारी बातें कर रहे थे, सशक्त भारत होने के लिए 3 चीजें सशक्त चाहिए: सशक्त सरकार, सशक्त जनता, सशक्त व्यवस्था। सशक्त सरकार है, सशक्त जनता है, सशक्त व्यवस्था में कहीं कुछ गलती कर रहे हैं हम बहुत जबरदस्त, जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। नहीं, ये मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। कुछ परसेंटेज किसी का कम करना है, किसी सेक्टर का। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, वहीं से रिसोर्स तो कैसे बढ़े, कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। अब ये जो एफडीए नाम का डबल एज वेपन है, अगर इसको हमने ठीक से यूज किया तो मुझे लगता है यहीं से कुछ जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाना है और कोई सोर्स मुझे नजर नहीं आता। हाँ, तो वो या तो सोर्स या तो कि जीडीपी बहुत बड़ी बढ़ा दी जाए, लेकिन परसेंटेज वाइज सब्सिडी कम कीजिए, सब्सिडी कम करें। सिर्फ वही एक तरीका है, लेकिन पॉलिटिकली वो हो सकता है या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, एक सब्सिडी है, देखिए जैसे फूड सब्सिडी है, एक है फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी आप कम करते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट में असर डाल सकती है। फूड सब्सिडी अगर आप कम करते हैं तो आपके लाइवलीहुड्स पे, दूसरों पे असर डाल सकती है, जिससे उनको इनकम सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम जिस तरह से सब्सिडी देते हैं तो हम वो क्रॉप्स उगा रहे हैं जिसका कि हमारे पास भरपूर भंडार है, फिर वो हमारे एफसीआई के गोडाउन में सड़ती रहती है। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी का जो पैसा है, सरकारी मदद जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर में ही हो चाहे किसी और भी सेक्टर में हो, सरकारी मदद उन जगहों से कम की जाए और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा लगाए। शिखा जी, आपकी नजर में? हमारे पास कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां से हम निकाल के किसी दूसरे सेक्टर को दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एलोकेशंस कम है। वो तो कभी नहीं रहेगा। दूसरा और हमें इन्वेस्टमेंट कहीं और से लाना चाहिए। और जैसे हम ये कह रहे थे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स होते हैं, उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें स्किल डेवलपमेंट में अगर हम देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोगों का स्किल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारा जो है वो बढ़ेगा। रजत जी, कहीं से कम कर सकते हैं? कम तो नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकते हैं। मुझे मतलब परसेंटेज वाइज आप नहीं, आपकी बात सही है। मुझे लगता है 2 चीजों पे वेटेज प्रायोरिटी, जैसे पीयूष जी कह रहे हैं कि सब्सिडी पे प्रायोरिटी थोड़ी कम करके मैन्युफैक्चरिंग पे प्रायोरिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। वो संभव नहीं है पॉलिटिकली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डेफिसिट के ऊपर में फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। जितना 5%, 4% जो हेल्दी होता है, उसके नीचे ओवर एग्रेसिव होकर 2-3% के डेफिसिट पे जाना, उसकी मुझे न लगता संभावना है। डेफिसिट पे जाने का मतलब कि कर्ज लेना चाहिए, कर्ज लेना चाहिए। प्रोडक्टिव एसेट्स पे आप बिल्ड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए जमीन आसमान का जोर लगाना चाहिए। जापान, यूरोप, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों से आपको कैपिटल लाने की जरूरत है। और वो कैपिटल जो है हमारे एनआरआईज के थ्रू भी आ सकती है। वी ऑलरेडी हैव टैक्स एग्जेम्पशन फॉर देम कि अगर एनआरआईज जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, देखिए एनवीडिया है, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, चाहे आपका विदेशी निवेश, बाहर से डॉलर चाहिए, किसी भी कीमत पर डॉलर चाहिए। एनआरआईज को जो प्रॉब्लम्स आ रही है टैक्स रिलेटेड जो अदर रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स एनआरआईज फेस कर रहे हैं, हमारे नॉन रेजिडेंट्स, मुझे लगता है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने से वापस विश्वास बनेगा और कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। रेगुलेशन ठीक करने से भी इन्वेस्टमेंट आएगा। एक तरीका बताता हूँ इसके लिए। हमने गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाया, उसमें बिल्कुल अलग तरह के रेगुलेशन है। उससे जो इन्वेस्टमेंट दुबई में होता था वो काम आज गुजरात में हो रहा है। हम इसी तरह के गिफ्ट सिटी
2-3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों नहीं बना सकते? लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह के रेगुलेशन है। मतलब लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन जो टैक्स, मतलब एनवायरमेंट, ऐसी ऐसी जगह बना दे, सारे रूल्स अलग हो। लेबर जैसे पहले गिफ्ट सिटी अफोर्डेबल बनाया जाए, गिफ्ट सिटी में क्या कमी रह गई? पेट प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी, हाँ। बट आप देखिए ब्यूरोक्रेसी, आरबीआई सेबीआई वहां पर भी घुसने की कोशिश करते हैं। मैं यही आपको कहने वाला छोड़ना था कि होगा। गिफ्ट सिटी में भी आप प्रॉब्लम्स है, पहले उसी गिफ्ट प्रॉब्लम्स को सिटी में दूर कर इतनी दीजिए आप। सिस्टमिक इश्यूज हैं। तो रूबिका यहाँ पे एक देखिए कंसेंसस इस बात का ये बात है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है विदेश से डॉलर आए और निवेश के लिए आए, और मतलब विदेश से डॉलर निवेश के लिए आए, यहां पर निवेश करें तो यहां से रोजगार बढ़े, डॉलर आएंगे तो डॉलर की कीमत पे भी कंट्रोल आएगा। और लेकिन उसके लिए कई तरीके हैं। एक तो रजत जी का कहना कि हर कीमत पर ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाई जाए कि विदेशी लोग यहां पे निवेश करें। दूसरा ये यहां पर जितनी अफसरशाही है इसको कम करें तो वो आके उनको कम से कम ये राहत मिले कि यहाँ पे आके हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। गिफ्ट सिटी जैसी जगह भी बनी है, वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी बड़ा है, जिक्र हुआ वहां पर भी करता प्रॉब्लम था। आ रही है। चीजें डिजिटल जरूर हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमें पता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किशोर, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। उमेश जी, जो बात हम अब पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पेपर में नियत से सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो ग्राउंड पर आती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसमें एक बड़ा मुद्दा और भी है, वो ये है कि वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की हमें जरूरत है। और वो एफडीआई होता हुआ क्या आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कम हुआ है। विपक्ष भी लगातार इस पर जोर दे रहा है कि कहाँ है भाई, आप कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो फिर लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्यों वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? वी नीड मोर डॉलर्स टू बी इन्वेस्टेड हियर। पहले आप बताइए और फिर दीप्ति प्रोबेबली मे नॉट अग्री विद अस। देखो, एफडीआई और एफआई का जो हम लोग बात करते हैं, वो जब तक एफआई नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफडीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा जो फोकस है कंट्री में वो एफआई की तरफ काफी फोकस है। हम देखते हैं एफआई के रूट में काफी इन्वेस्टमेंट आती है। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, एफडीआई की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें हमेशा से ये फॉरेनर्स को या उनको एफडीआई चाहिए को किसान में एंटर करना है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स में एंटर करना है, उनको खेतों में एंटर करना है। बेसिक इकोनॉमिक कंजम्पशन जो हमारी होती हैं, एग्री प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट जो आप बात कर रही हैं, No, so then where is the middle path? बीच का रास्ता कहाँ है फिर? बीच का रास्ता ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस जो हम बार बार बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमेशा बोलती थी कि हम पॉलिसी पैरालिसिस को हटाकर हम एक ओपन इकोनॉमी लेके आएंगे जहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट ईज ऑफ करेंगे। तो बीच का रास्ता यही है कि यार आप उनके पॉलिसीज को एक सपोर्ट सिस्टम दो ताकि वो आके हमारे कंट्री में लॉन्ग टर्म कैपिटल डाल सके। हमारे आज वो डरते हैं, हमारे पॉलिसीज कभी रातों रात चेंज हो जाती हैं। वो बोलते हैं यार हम यहाँ पे आते हैं रातों रात अपने वॉलेटाइल है जल्दी से। बिल्कुल रूबिका जी, देखिए हम बात कर रहे थे एफडीआईज की, जैसे सर ने भी कहा एफआईआईज और एफडीआईज, ये हमें डिफरेंस बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये जो रुपए डॉलर की जो बात हो रही है, ये एफआईआईज बाहर निकली है और उसके लिए भारत कारण नहीं है। उसके लिए कारण है कि जापान का जो उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, यूएस का लगातार रेट पहले बढ़ा था फिर अब स्टेबल हो गया है, तो उसके कारण से एफआईआई फ्लाइट हो रही है। लेकिन हमें एफआईआई की इतनी चिंता नहीं करनी है, हमें एफडीआई करना है। तो बार बार जो ये जिक्र हो रहा है कि वी नीड अ स्ट्रक्चरल ओवरऑल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू किया कि पहले हम इसको रेड टेपिज्म कहते थे, अब हम इसको अफसरवाद कह रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जो सेटअप है, ये हमें चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट चाहिए, इस समय पक्ष विपक्ष हट के हमें केवल एक विकसित भारत का सपना दिखना चाहिए, हर भारतीय को वो दिखना चाहिए।